Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's class, we are going to continue with chapter 10, mechanical properties of fluid. We started fluid in previous class. In previous class, we understood what is fluid, आइडल फ्लूइड क्या होता है और साथ में हमने समझा फ्लूइड कैसे प्रेशर क्रिएट करता है. बाय द वे, फ्लूइड होता है लिक्विड और गैस. जो भी चीज फ्लो हो सकती है उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं. जो चीज जिस कंटेनर में रखी गई है उस कंटेनर का शेप ले ले बहकर उसको हम फ्लूइड बोलते हैं. ये फ्लूइड अपने अंदर रखी हुई चीज पर एक प्रेशर क्रिएट करता है. जैसे हम एक फ्लूइड से सराउंडेड हैं, वो फ्लूइड है एयर. तो ये एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है. हमने पिछली क्लास में देखा. उसके बाद हमने जाना कि कैसे डेप्थ के साथ, मतलब गहराई के साथ, ये फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता या कम होता है. फिर उसके बाद हमने जाना पास्कल्स लॉ क्या होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ हमको यह बताया था कि दो पॉइंट जो कि सेम लेवल पे हो, दो पॉइंट जो कि सेम लेवल पे हो, तो दोनों पॉइंट में प्रेशर, फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड में दो पॉइंट्स जो कि सेम लेवल पे हो, सेम डेप्थ पे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स में सेम प्रेशर होगा. यानी कि P1 इज इक्वल टू P2. इस पॉइंट में जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के बराबर होगा अगर ये दोनों सेम लेवल में है. तो पास्कल्स लॉ ये बोला. तो पास्कल्स लॉ के बेसिस पे हम लोग आज एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और हम लोग आज जानने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. अभी हमने पिछली क्लास में ही एक डायग्राम के थ्रू समझा कि मान लो ऐसा कभी दिखे आपको, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखे आपको, पिस्टन और सिलेंडर जैसे कि पिचकारी में होता है ना, होली में खेलते हैं पिचकारी, वैसा कुछ अरेंजमेंट दिखे. देखो ये रहा पिस्टन, ये रहा पिस्टन और ये रहा सिलेंडर. इसमें मान लो फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि पानी होता है, ऑयल होता है, ये सारी चीजें जो बह सकती हैं और कंटेनर के शेप में अपने आप को ढाल देती हैं. ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें. और हम लोग जानते हैं कि आइडल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं ना कि वो कंप्रेस नहीं होगा, वो दबाव में अपना वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा. तो ये दो सिलेंडर्स हैं. एक सिलेंडर में हम लोग, सॉरी, एक पिस्टन है, ये सिलेंडर्स है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से. ये एक पिस्टन है, ये दूसरा पिस्टन है. मान लो ये पिस्टन का एरिया A1 है, इस पिस्टन का एरिया A2 है. एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, गोल सा कुछ होगा ये, है ना, गोल सा पिचकारी के अंदर जो होता है ना, जो पंप करता है, उसको बात कर रहे हैं, वो ये है. यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F1, और यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर में एक भारी सा लोड रखा हुआ है, LOAD, लोड. लोड, भार, किसी प्रकार का भार रखा हुआ है. ठीक. अब हम लोग ये जानते हैं पास्कल्स लॉ क्या बोला था. पास्कल्स लॉ बोला था कि हम प्रेशर, सॉरी, हम दो पॉइंट के बीच की बात करें, दो पॉइंट जो कि एक ही लेवल पे हो, तो देखो ये पिस्टन और ये पिस्टन, ये दोनों एक ही लेवल पे है मान लो, तो यहां पर जितना प्रेशर होगा, यहां पर जितना प्रेशर होगा, मान लो P1 है, उतना ही प्रेशर यहां भी क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड की बात हो रही है, एक ही फ्लूइड है, दोनों में एक ही फ्लूइड है, यहां पे दोनों में एक ही फ्लूइड दिख रहा है. यहां जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहां भी होगा. तो प्रेशर इज P1 इज इक्वल टू क्या होना है, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 और P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. P2 P1 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. पास्कल्स लॉ बोल दिया था. पास्कल्स लॉ ने बोल दिया था कि P1 इज इक्वल टू P2, मतलब F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2. यहां से हमको क्या मिलेगा, चलो देखो, हमने फोर्स लगाया F1,
हमने सिलेंडर इस पिस्टन को नीचे धकेला, ये फोर्स प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ट्रांसमिट होगा, मगर इस तरफ जाके वो इस सिलेंडर में प्रेशर क्रिएट करेगा। अब यहां पे जब वो प्रेशर P2 क्रिएट कर रहा है, देखो यहां पे तो वो P1 के बराबर था, मगर यहां पे P2 क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये P1 के बराबर ही होना है। मतलब ये जो प्रेशर है वो इस एरिया में बट जाएगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, वो फोर्स यहां पे F2 कहला रहा है। ये F2 फोर्स इस लोड को ऊपर धकेलना चाहेगा, ये F2 फोर्स इस लोड को ऊपर धकेलना चाहेगा। ठीक, तो ये F2 कितना होगा, देखो यहां से, अरे ये A2 को इधर ले आओ, ये A2 को इधर ले आओ, तो F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। इस फॉर्मूले में नजर डालना, इस फॉर्मूले को जरा देखिए। देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला पिस्टन है उसका एरिया कम है, एरिया कम है ना, देखो सकरस है ना, डायमीटर कम होगा, इसका रेडियस कम होगा, एरिया भी कम होगा। इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें ये फोर्स मिलेगा, ये फोर्स, क्योंकि प्रेशर तो बराबर मिलने हैं। यहाँ पे पास्कल्स लॉ ने पहले ही बोल दिया था, फ्लूइड में सेम पॉइंट सेम लेवल पे दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर सेम होगा, फ्लूइड की बात हो रही थी। तो यहां पर ये फोर्स ज्यादा हमें हमें यहाँ पे एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल जा रहा है। ये एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है। कैसे ज्यादा हो गया, देखो F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। ये F1 फोर्स हम लगाए, हमने ये फोर्स लगाया, इस पिस्टन को हमने नीचे धकेला, छोटे से एरिया वाला है ये, छोटे से एरिया वाले छोटे से पिस्टन को धकेलने में क्या है, ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। मगर यही जब ट्रांसमिट होगा एक बड़े से पिस्टन में जिसका एरिया ज्यादा है, तो वो फोर्स बढ़ जाएगा, वो फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर को सेम रखना है, वहां पर प्रेशर सेम रहेगा और इसी कारण ये लोड उठा सकता है, कितना भी लोड। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, एप्लीकेशन में पढ़ते क्या है हम लोग, कहां पे अप्लाई होता है ये, तो पास्कल्स लॉ कहां अप्लाई हो रहा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखा होगा गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए, है ना, छोटा सा पंप टाइप का रहता है, यूं पंप करते हैं उसको, वो पंप करते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, एक पिस्टन को नीचे धकेलते हैं। ठीक, वो पिस्टन से जो फ्लूइड रहता है वो जाता है, यहाँ पे वन वे वॉल्व टाइप का रहता है जिसमें से लिक्विड इधर जाते, फ्लूइड इधर जाते जाए, और वो फोर्स बड़ा होकर लोड, इतना भारी ट्रक, इतना भारी गाड़ी को उठाने लग जाता है, वो छोटा सा फोर्स। मिला ना एडवांटेज, एडवांटेज किस किस बेसिस पे, किस लॉ पे मिल रहा है, पास्कल्स लॉ पे। समझ में आई बात ये वाली, F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। A2 बड़ा हो जाएगा, F2 बड़ा हो, देखो ऊपर में ही है न्यूमेरिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमको यहाँ पे, A2 बढ़ाते जाओ F2 बढ़ते जाएगा। F1 और A1 तो हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, हम F1 हम खुद लगा रहे हैं, कितना लगा, ज्यादा नहीं लगा सकते, एरिया भी कम रख दो, A2 बढ़ाते जाओ, ये एरिया को बढ़ाओ, आपको फोर्स भी बढ़ा हुआ मिलेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमको ये समझ में आ जाएगा। इसी डायग्राम को मैंने इस डायग्राम में दिखाया, इस एक्सप्लेनेशन में दिखाया है हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसा कि आप लोग समझ चुके, P1 इज इक्वल टू P2, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ कार लिफ्ट, कार लिफ्ट मतलब क्या हुआ, वही देखियो ना, जैक लगाते हैं, हाँ जैक लगाते हैं तो अपने आप गाड़ी ऊपर उठने लगती है, वैसा ही कुछ है। In a car lift, compressed air exerts a force F1। तो compressed air यूज कर रहे हैं वहां पे, है ना, compressed air यूज कर रहे हैं वहां पे, फ्लूइड वाटर ऑयल नहीं है वहां पे, compressed air है, कोई बात नहीं, फ्लूइड, ये भी एक फ्लूइड है, एयर भी एक फ्लूइड है। फोर्स F1 ऑन द स्मॉल पिस्टन, छोटे वाले पिस्टन जिसका रेडियस 5.0 सेंटीमीटर है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड पिस्टन, तो दूसरे पिस्टन में ये प्रेशर चले जाता है जहां पर जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। इफ द मास ऑफ कार इज 1350 kg, मतलब 1350 kg का एक कार इस लिफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, मतलब मास दे दिया है, तो वेट पता चल जाएगा हमको। हाँ, वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है। तो कैलकुलेट F1 बोलता है, मतलब आप कितना फोर्स लगाओगे इस गाड़ी को उठाने के लिए, कार को उठाने के लिए, ये पूछ रहा है।
और व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, तो प्रेशर का भी वैल्यू बता दो, चलो पता चल जाएगा, बहुत आसान। टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहली बात क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में है मास 1350 केजी। अब देखो मास दिया हुआ है तो वेट निकाल सकते हैं, वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है, तो ये जो मास है एक वेट क्रिएट करेगा, वजन क्रिएट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8, तो 1350 इंटू 9.8 इसका वेट हो जाएगा। इसी वेट को हम लोग को उठाना है, तो F2 इसी के बराबर हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई करके आता है 13,230 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करके देखना इतना मिलेगा। रेडियस, छोटे पिस्टन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर जो कि 0.05 मीटर के बराबर हो गया, कन्वर्ट कर दिए मीटर में हम। बड़े पिस्टन का रेडियस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 0.10 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड, जिसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया। पता करना है कि कितना फोर्स हम लगाएंगे, यानी कि F1 की वैल्यू पता करना है, F1 की वैल्यू और P1 की भी वैल्यू। F1 पता चल जाएगा तो P1 भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले एरिया निकालने वाले हैं। देखते हैं, वी नो डैट, हमको रेडियस पता है, एरिया निकल जाएगा। अरे रेडियस पता है तो एरिया निकालना है उस पिस्टन का। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A1 पहले वाले पिस्टन का एरिया हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर, 22/7 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू दी हुई, R1 की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 0.000025 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 करोगे तो आंसर आपका आएगा, मतलब एरिया का वैल्यू आएगा 0.008 मीटर स्क्वायर। वैसे ही दूसरे वाला पिस्टन, जो बड़ा पिस्टन रहेगा हमारा, जहां से वो कार लिफ्ट हो रहा होगा, जहां पे वो कार रखा होगा जिस पिस्टन के ऊपर, समझ लो वो एरिया A2 होगा। A2 इज इक्वल टू पाई इंटू R2 का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग 0.1 की वैल्यू रख देते हैं, R2 जिसका स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और 22/7 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.031 मीटर स्क्वायर। अब पास्कल्स लॉ क्या, देखो एरिया निकाल लिए है ना, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। असल में पास्कल्स लॉ बोलता है P1 इज इक्वल टू P2। प्रेशर दोनों पॉइंट में सेम रहेगा, सेम डायग्राम। अरे देखो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा, इसी डायग्राम पे समझ में आएगा। यहां पे हमने F1 फोर्स लगाया, ये A1 हो गया, ये लोड, ये रहा, ये लोड एक्चुअली हमारा कार है, और ये F2 हो गया। ये F2 की वैल्यू हमको पता चल जाए, सॉरी ये F2 की वैल्यू हमको पता है। कैसे, इस कार को उठा के रखे हैं, तो इस कार की मास कितना है 1350, उसका वेट निकाल देते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर दो 9.8 से, तो 13,230 न्यूटन मिल गया हमको। इस F1 की वैल्यू निकालना है, A1 पता है, A2 पता है, F2 पता है, F1 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हमको पास्कल्स लॉ मालूम है, तो पास्कल्स लॉ के फॉर्मूले में इसको लगाते हैं हम लोग, तो F1 अपॉन 0.008 इज इक्वल टू 13, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर चुके हम लोग ऑलरेडी, क्या था 13,230 इंटू 0.008 अपॉन 0.031। देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यानी कि क्या हो जाएगा 13,230 इंटू 8 अपॉन 31। सुनाई दिया क्या बोला मैंने, डिवाइड करके देखना, सॉल्व करिए, आपको मिलेगा आंसर F1 इज इक्वल टू 3,414.2 न्यूटन। इतना न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए कार कितना वजन का था, कार कितने वेट का था, यहां पे 13,230 न्यूटन का, और कितना हमको फोर्स लगाना पड़ा, बहुत कम, 3,414 न्यूटन, लगभग 3,414.2 न्यूटन का कम लगाना पड़ा फोर्स, है ना, क्यों, बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ पास्कल्स लॉ। तो हमको अब प्रेशर पता करना है, एरिया फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स यहां में निकाल लिए, एरिया पहले से पता है, तो एरिया की वैल्यू रख देते हैं, फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, और ये मिलेगा प्रेशर की वैल्यू जो कि होगी 4,26,775 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, this is how we are going to solve. I hope that you have understood how to apply Pascal's law। और Pascal's law ना सिर्फ
हाइड्रोलिक लिफ्ट में आएगा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक और दिया हुआ है हमारे बुक में जो कि कहलाता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली। हाइड्रोलिक ब्रेक आप सबने देखा होगा कि कार्स में हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं। हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं पेडल में और गाड़ी के चक्के जो बहुत तेजी से घूमते रहते हैं वो रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है। हम देख चुके कि हाइड्रोलिक का मतलब ही है फ्लूइड से रिलेटेड। तो ये फ्लूइड क्या क्रिएट करेगा? एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करेगा और ये प्रेशर 2 पॉइंट पर सेम रहेगा पास्कल्स लॉ के अनुसार। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो F पॉइंट है यहां पे हम लोग फोर्स लगाएंगे अपने पैरों से। तो ये अपने पैर से जब हम लोग फोर्स लगाए तो ये पिस्टन आगे गया और क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा जो प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये फ्लूइड भरा हुआ है, या तो कोई ऑयल है या वाटर है, जो भी समझ लो। वैसे ऑयल यूज होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक ऑयल। ये हाइड्रोलिक ऑयल इनकंप्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो लगे हुए पिस्टन है P2 और P1 P2 पिस्टन को धकेलेगा। तो इससे अटैच्ड ये जो डिस्क है ये फैलेगी और ये जो व्हील है हमारा, ये व्हील है, चक्का है ना। इस चक्के के अंदर में ये सिस्टम लगा रहता है जिसके कारण ये डिस्क फैलती है और घूमते हुए चक्के को रोकती है। उससे जाकर चिपक जाती है। डिस्क इसके व्हील के रिम पर जाके चिपकती है और ये गाड़ी रुकने लग जाती है। अब सोचो अगर इसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज ना मिले तो हम लोग को कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप सोचो, कभी जो घूमते रहता है चक्का उसको कभी रोकने की कोशिश करना, हाथ से मत करना ना आप कभी, मगर कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे हमको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों पिस्टन के एरिया में कुछ फेरबदल कर रखा होगा। यहाँ पे इसका एरिया कम रहेगा और यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा रहेगा, है ना। टोटल एरिया देखो, यहाँ 2 पिस्टन है, टोटल एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो एरिया ज्यादा होने के कारण वो फोर्स भी बढ़ जाएगा, पास्कल्स लॉ बोल रहा है। और फोर्स बढ़ेगा तो गाड़ी हमारे द्वारा कम लगाए जाने वाले फोर्स से एक ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर सेम रहेगा और ये गाड़ी रुकने लग जाएगी। ये तो सिर्फ एक चक्के की बात हुई। ऐसी दूसरे तीनों चक्के, है ना, तीनों चक्के और 3 चक्के, 2 अदर व्हील्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी वहां पे ट्रांसमिट होते हैं। तो इस प्रकार से काम करता है। ठीक, क्या समझ में आई बात? यहां बीच में जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं, अपने पैर को हटाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस डिस्क को वापस खींच लेता है। तो ब्रेक से ये जो डिस्क थे, जो रिम से कांटेक्ट में थे, जो गाड़ी को रोक रहे थे, वो फिर से वापस हट जाएंगे और व्हील फ्री हो जाएगा, फिर से घूमने लायक हो जाएगा। और हमारे लिए ये ऑयल फिर से वापस यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ये फ्लूइड वापस फिर यहाँ आ जाएगा और ये पैडल पीछे आ जाएगा फिर से, अगर हम पैर हटा दे तो, और ब्रेक नहीं लगेंगे। सो दिस इज हाउ hydraulic brake works. This is the diagram. I hope you have understood the diagram. Only the diagram is enough to understand everything. कितने पार्ट्स हुए यहाँ पे? हाँ, पिस्टन है ना, मास्टर पिस्टन, और फिर ये ब्रेकिंग पिस्टन, डिस्क, रिम, व्हील और पाइपलाइंस, ये सारी इसके पार्ट्स हुए। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पास्कल्स लॉ पे। So I hope you have understood. Now we will move to the next topic, which is viscosity. तो अभी जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि जो फ्लूइड था वो रुका हुआ था। हाँ, रुका हुआ था मतलब ये कहीं मूव नहीं कर रहा था भाई, और मूव नहीं कर रहा था तो प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अब जब जैसे ही मूव करने लगेगा, ये फ्लूइड मान लो बहने लगे, क्योंकि बह सकता है, उसी को फ्लूइड बोल रहे हैं हम। तो फ्लूइड जब बहने लगे तो एक नया प्रॉपर्टी उसमें पैदा हो जाता है, विस्कोसिटी। तो इसको समझने के लिए हम लोग ना एक टर्म पहले से समझ चुके हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो या जस्ट मूव होने वाला है, तो उस समय उस पर एक
रुकावट पैदा करने वाला फोर्स काम करने लगता था, वो था फ्रिक्शन। वैसी लिक्विड में भी एक रुकावट टाइप पैदा करने वाला फोर्स काम करने लगेगा, प्रॉपर्टी काम करने लगेगी, फोर्स नहीं बोलना, प्रॉपर्टी काम करने लगेगी, वो कहलाएगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। देखो यहां लिखा है विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले। बिल्कुल वही बात हुई, एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, मतलब मगर क्या चीज के लिए? when the fluid is in motion in form of layers having relative motion। मतलब एक लेयर फ्लूइड, ये देखो ये फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा था, ये है, ये हाथ मेरा फ्लूइड है समझ लो, मगर इस फ्लूइड के फ्लो होने में अब क्या बात हो रही है कि रिलेटिव मोशन है, लेयर्स है। ये देखो ये फ्लूइड का एक लेयर है, ये फ्लूइड का दूसरा लेयर है, ये दोनों के मोशन में एक रिलेटिव मोशन आ जाए, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाए, तो ये लेयर जो है ना, इस लेयर पे एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। इसको समझने के लिए देखो यहां पे एक फिक्स्ड प्लेट है, एक प्लेट फिक्स्ड है, उसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है बॉक्स, ये हमारा फ्लूइड है, ठीक। अब ऊपर में एक और प्लेट है, मैंने उसको, देखो ये फ्लूइड है, कोई भी ऑयल है, कुछ भी है समझ लो, उसके ऊपर एक और प्लेट को रख दिया मैंने, यानी कि ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को मैंने फोर्स लगा के एक तरफ खींचा, तो इसके नीचे जो फ्लूइड है वो क्या होगा? वो भी थोड़ा सा मूव होगा, मगर उसके सारे लेयर्स मूव नहीं होने वाले। उसका जो ऊपर का लेयर है वो ज्यादा मूव होगा, उसके नीचे का लेयर है थोड़ा कम मूव होगा, उसके और नीचे का लेयर थोड़ा और कम, और जो फिक्स्ड प्लेट के पास का लेयर है उस फ्लूइड का, वो तो बिल्कुल ही नहीं मूव होगा। मतलब यहाँ एक रिलेटिव मोशन मिला, एक रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड मिला। हाँ, तो ये रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड हमको एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी। तो मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस L है, हमने F फोर्स लगाया, जिसके कारण ये ऊपर वाला प्लेट V वेलोसिटी से आगे मूव होने लगा, और उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया डेल एक्स। तो अब फ्लूइड देखो, पहले जो फ्लूइड था वो ABCD के फॉर्म में था, अब वो क्या हो गया? APQD के फॉर्म में आ गया, APQD के फॉर्म में आ गया। तो क्या कहानी बनेगी? देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। वो हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड दैट इन अ फ्लोइंग लिक्विड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन रेट। तो इसको समझने के लिए सोचो, हमने पहले से समझा है शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, याद आ रहा है? इसी चैप्टर के पहले किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई एक ऑब्जेक्ट में टेंजेंशियल फोर्स लगे, मान लो मैं एक डस्टर लेता हूं, मान लो मैं एक डस्टर लेता हूं, तो इसके ऊपर वाले सरफेस को मैं यूं धकेलने की कोशिश करूं, यूं धकेलने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? ये ऊपर में जो ये डस्टर के ऊपर की जो पट्टी है वो आगे खिसकना चाहेगी, है ना? इस समय हमारे इस लेयर्स में, यानी इस डस्टर के लेयर्स में एक टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है। ये तो हो गई सॉलिड की बात। लिक्विड में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर मैं, ये फिक्स्ड प्लेट है और ये ऊपर का प्लेट है, इस ऊपर वाले प्लेट को मैं इधर खींचूं, तो ये जो डस्टर है, मान लो ये फ्लूइड है, मान लो ये फ्लूइड है, तो इसके सारे लेयर्स, इस बहुत सारे लेयर्स से बना होगा, उसके लेयर्स पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, शियरिंग फोर्स लगेगा, ठीक। इस शियरिंग फोर्स के कारण इसमें एक स्ट्रेन पैदा होगा। स्ट्रेन हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, है ना? लिक्विड में भी कुछ ऐसा ही पैदा हो रहा है, स्ट्रेन पैदा होगा, मगर यहां पे हम लोग उस स्ट्रेन का रेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा होगा, स्ट्रेन रेट का मतलब है कितने जल्दी, कितने समय में वो स्ट्रेन पैदा हो रहा है। तो स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन स्ट्रेन अपॉन टाइम इंटरवल। कौन सा स्ट्रेन पैदा हो रहा है? कौन सा स्ट्रेन पैदा हो रहा है? शियरिंग स्ट्रेन पैदा हो रहा है, इसीलिए चेंज इन शियरिंग स्ट्रेन अपॉन टाइम इंटरवल। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा? कितना बैंड हुआ या कितना ट्विस्ट हुआ, कितना मूव किया, कितना मूव किया वो जो फ्लूइड हमने हमारा जो फ्लूइड ABCD जो लिए थे, वो कितना मूव किया? डेल एक्स मूव किया, डेल एक्स मूव किया, डेल एक्स अपॉन एल, डेल एक्स अपॉन एल। याद आ रहा है शियरिंग स्ट्रेन कैसे बनता था?
अरे स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता था, याद आ रहा है? ये देखो ऐसे ही कुछ डेल एक्स अपॉन एल, ये जो थीटा यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना वही तो स्ट्रेन के बराबर होगा, ये जो थीटा होगा वही स्ट्रेन के बराबर होगा। यहाँ पे मान लो थीटा, तो ये जो थीटा है ये बहुत कम वैल्यू का रहेगा। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेन पिछले चैप्टर की बात। तो थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल एक्स अपॉन एल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा एक बहुत छोटा वैल्यू है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, डेल एक्स अपॉन एल। तो यही थीटा हमारा स्ट्रेन है। इसीलिए हम यहां पे क्या लिखे, हमने यहां पे लिखा स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू चेंज इन शियर स्ट्रेन, यानी चेंज इन शियर स्ट्रेन अपना क्या बना, डेल एक्स अपॉन एल अपॉन टी, टाइम इंटरवल टी समय में मान लो हमने वो वेलोसिटी ले आई, उसको मूव करें जीरो से हम लोग उसको वी वेलोसिटी में पहुंचा दिया, तो टी डेल एक्स अपॉन एल का एल को नीचे ले आए तो टी। अब देखो डेल एक्स अपॉन टी क्या होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हुआ, यानी कि ये बन गया v अपॉन एल। मतलब कितना वेलोसिटी कितने समय में, सॉरी कितना वेलोसिटी कितने डिस्टेंस के लिए, टाइम समय नहीं, कितना वेलोसिटी दो लेयर्स के बीच में हुआ, कितने डिस्टेंस में, इन दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब उसके बीच में जो फ्लूइड है ना वो कितने विड्थ का है। तो ये हमको बताता है एक नया टर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो इसके अंदर के जितने लेयर्स है ना, उसके लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। देखो नीचे वाला प्लेट फिक्स्ड है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला लेयर, इस प्लेट के जस्ट ऊपर वाला लेयर रुका रहेगा, उसके और ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा मूव करेगा, उसके ऊपर वाला लेयर और ज्यादा मूव करेगा, उसके ऊपर वाला लेयर और ज्यादा मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी मूव कर रहा है तो। यानी कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको एक आइडिया देता है कि लंबाई या विड्थ के अनुसार, उस लुब्रिकेंट के विड्थ के अनुसार, सॉरी उस लेयर उस फ्लूइड के विड्थ के बढ़ने के साथ, लंबाई के बढ़ने के साथ उसमें वेलोसिटी कितनी बढ़ते जा रही है, v अपॉन एल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये तो हो गया स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेन रेट, ये हो गया स्ट्रेन रेट। और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है पहले से मालूम है, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स लगाया, कितने एरिया में लगाया, वो फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखे हैं हमने, यही बात की ना इसको, कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज फाउंड दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू ईटा, इंटू ईटा। यहां पे जो यहां दिख रहा है ना हमको, इसको ईटा बोलते हैं, कुछ लोग न्यू भी बोलते हैं इसको, है ना, तो न्यू भी सुन लेना या ईटा बोल देना। मगर ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये ईटा या न्यू बोल लो, मैं इसको आप लोग को बार बार ईटा ही बोलूंगा। तो ये ईटा इज इक्वल टू, देखो फोर्स अपॉन एरिया, इसमें से एल को इधर ले जाता हूं, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वी, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो ये ईटा जो है, जिसको न्यू भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो ये हो जाएगा, हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो ईटा है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और इसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। देखो विस्कोसिटी की बात हो रही थी, हमको ये आइडिया मिलेगा कि जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, उतना दो प्लेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन कम होगा। समझ लो, सोचो एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट रखे, मगर वो दोनों के बीच में आपने ऑयल को रखा, एक पतला सा ऑयल, तो जल्दी से मूव हो जाएगा वो। मगर एक गाढ़ा सा ऑयल रखा, जैसे ग्रीस या फिर कोई जेल टाइप का कोई सब्सटेंस रखा, तो दोनों दोनों प्लेट्स के बीच में ये एक दूसरा फ्लूइड आ गया जो उसको जल्दी से मूव नहीं होने देगा। तो ये जो आइडिया आपको मिल रहा है ना, ये जो एक प्रॉपर्टी मिल रही है, इसको कहते हैं विस्कोसिटी। और यहां पर जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना विस्कोसिटी पैदा करता है, उसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ईटा या फिर न्यू बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि वो मटेरियल क्या है, या वो वाटर है, ऑयल है, या कोई पेस्ट है जो सेमी फ्लूइड जैसा है, किसी प्रकार का फ्लूइड तो है मगर एक गाढ़ा सा फ्लूइड है, गाढ़ा सा ऑयल है।
उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो फॉर्मूला हमारा बन रहा है न्यू इज इक्वल टू या ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वी अपॉन एल। अरे ऊपर का जो एल था इसको नीचे ले आया वी अपॉन एल, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अभी देखे थे ना हमने। तो एरिया की वैल्यू 1 ले लो और वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी वैल्यू 1 ले लो, तो हमारे लिए ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमारा डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इक्वल टू द फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया जो बोल रहे थे ना, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो एरिया पर यूनिट एरिया ले लिया हमने, एरिया की भी वैल्यू 1 ले लिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी वैल्यू 1 ले ली। किसके लिए? 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड के लिए। तो हम लोग बोलेंगे कि उस समय उसकी वेलोसिटी उस समय उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक, यहां से हमको एक मिलती है बात। देखो फोर्स का न्यूटन होगा यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और लेंथ का मीटर। तो हमको यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट मिलता है, ऐसा यूनिट मिलता है पास्कल सेकंड, या फिर कभी कभी इसी को लिखे रहेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी ऐसा यूनिट होगी। इससे रिलेटेड हम और बात करेंगे अगले क्लास में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और साथ में चालू किए हमने विस्कोसिटी के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ट्राई टू गो थ्रू दिस, complete this PDF, complete this notes from the PDF, and if any doubt comes, hold your horses, because we are going to continue in our next class also. Keep studying. Have a nice day.